इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, दिग्विजय एक स्वास्थ्य श्रृंखला का प्रकाशन पिछले 1 वर्ष से कर रही है, जिसमें आपके लिए देश के जाने माने प्रतिष्ठित प्रामाणिक ऑथेंटिक सीनियर डॉक्टर्स, जिनकी राय बहुत अहमियत रखती है और जिनका समय भी बहुत कीमती है, उनसे आपको लगातार किडनी और इससे जुड़े हुए अनेक रोग की आपको पूरी जानकारी दी जा रही है, ताकि उस तरह के सिम्टम्स देखने पे आप तुरंत ही अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकें। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी रोशनी देगी, काफ़ी ज्ञान देगी और आपके मानस को काफ़ी विस्तृत करेगी, आपके विचारों को काफ़ी क्लियर करेगी। मेरे साथ हैं मैक्स ग्रुप के चेयरमैन, बहुत ही सीनियर, MBBS, MS, MCH, DNB, यानी आप समझ सकते हैं कि एकेडमिक तौर पर कितने सशक्त हैं। वो निरंतर पढ़ते ही रहे हैं। और इससे पहले कि उनका बाकी परिचय दें, पहले उनका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आप मधु जी, आपने अपने चैनल में दिग्विजय और देश की आवाज़ में हमको आज बुला करके इसके बाद से मुझे काफ़ी खुशी है और इसके थ्रू मैं जनता के और जिज्ञासु लोगों की सवालों का निराकरण कर सकूंगा। जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब के बारे में मैं आपको बतला रही थी कि फोर्टीज़, अपोलो, मैक्स के चेयरमैन हैं ही, संजय गांधी मेडिकल और साथ में PGI, यानी देश के जो बड़े प्रतिष्ठित नामी हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपने एक्सपीरियंस किया है, वहाँ से एक्सपर्टाइज ली है, वहाँ के रोगियों का जीवन बदला है। इसके अतिरिक्त विदेश के जो बड़े नामी हॉस्पिटल्स हैं यूरोलॉजी के, यानी आप यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट के सुपर स्पेशलिस्ट खुद हैं। यानी हॉस्पिटल तो एक अलग बात हुई, ये स्वयं ही सुपर स्पेशलिस्ट हैं और विदेश की तमाम जगह के इनके पास जो है फेलोशिप रही है। करीबन 4000 इन्होंने ट्रांसप्लांट किए हैं और 200 शोध पत्र इनके नेशनल और इंटरनेशनली पब्लिश हुए हैं। ये MCH के एग्ज़ामिनर भी रहे हैं, DNB के एग्ज़ामिनर रहे हैं, यानी बेसिकली सतत एक निरंतर प्रक्रिया इनके जीवन में रही है ज्ञान को और समझने की। जो भी नई चीज़ें आती हैं उन सब में ये तुरंत ही उसकी जानकारी हासिल करते हैं और फाइनली उसका लाभ किसको होता है? आपको और हमें। तो आपके प्रश्न लेके मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न यही है कि लोगों को ये चिंता होती है कि अगर हमारी किडनी फेल हो गई है तो हम किस प्रोसेस से अपना ऑपरेशन कराएं। ना उन्हें रोबोटिक्स पता है, ना उन्हें लेप्रोस्कोपिक पता है और ना इनके साइड इफ़ेक्ट्स पता है, ना बेनिफिट्स पता है। तो आपकी क्या राय है? देखिए, अगर किसी की किडनी फेल हो गई है तो उसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो डायलिसिस कराए या किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराए। डायलिसिस टेम्प्रोरी मेजर है, वो बहुत पेशेंट ज़्यादा लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे नहीं चल पाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद पेशेंट नियर नॉर्मल हो जाता है, उसकी लाइफ में सारे यूजुअल फंक्शंस रीस्टोर हो जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। लेप्रोस्कोपी का रोबोटिक ये करने का प्रोसीजर है जी। जो डोनर होते हैं उनकी किडनी हम लोग लेप्रोस्कोपी से निकालते हैं, जिससे कि पेशेंट का बहुत छोटा सा इंसिजन होता है, उसको दर्द कम होता है, तकलीफ़ कम होती है और वो इंसिजन दिखाई नहीं पड़ता है और डोनर जो है दूसरे दिन उठ के बैठ जाता है, तीसरे दिन उसकी छुट्टी हो जाती है। लेप्रोस्कोपी से किडनी निकालने का फ़ायदा डोनर को मिलता है, उसको दर्द कम होता है, तकलीफ़ कम होती है, छोटा सा इंसिजन होता है और कॉस्मेटिकली बेटर होता है। जी।
रिसिपिएंट में ज़्यादातर टाइम किडनी जो है वो ओपन सर्जरी से लगती है, लेकिन लास्ट 5 ईयर से हम लोग किडनी रोबोटिक सर्जरी से भी करते हैं। इसमें भी एक छोटा सा इंसिजन लगता है 6 सेंटीमीटर का, और उससे किडनी एब्डामन में डाल करके रोबोट को डाक करके सारा ऑपरेशन हो जाता है। किडनी चाहे ओपन मेथड से लगाएं या लेप्रोस्कोपिक मेथड से लगाएं, ये किडनी लगाने का तरीका है जी। किडनी कितना चलेगी, क्या होगा, ये किडनी की पेशेंट की और डोनर की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, टिश्यू मैच पे डिपेंड करता है जी। रोबोट से लगाने का फ़ायदा ये होता है कि सिंस इंसिजन छोटा होता है, पेट कम कटता है, दर्द कम होता है, तकलीफ़ कम होती है, दर्द की दवाइयाँ कम खानी पड़ती, और इन्फेक्शन नहीं होता है, लिम्फोसील नहीं होता है। और मोर मैकेनिकल। हाँ, बट रोबोट में एक नुकसान भी है कि थोड़ा सा महंगा है। तो जिन लोगों के पास पैसे की दिक्कत होती है उन लोगों को हम लोग रोबोटिक सर्जरी ऑफ़र नहीं करते हैं। बट ओबीस पेशेंट में जो लोग मोटे होते हैं उनमें अगर आप ओपन ऑपरेशन करेंगे तो बहुत बड़ा पेट कटेगा, वुंड में इन्फेक्शन होगा, प्रॉब्लम होगी। तो ओबीस पेशेंट में रोबोटिक जो है बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है जी। उसी तरह फीमेल पेशेंट में प्यूबिक हेयर के ऊपर 5 सेंटीमीटर का इंसिजन लगता है जो बाद में दिखता नहीं है, उससे पूरा ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो कॉस्मेटिकली बेटर है, अगर वो साड़ी पहनती है तो उसका स्कार नहीं दिखेगा जी। और बच्चों में भी बड़े छोटे इंसिजन से ऑपरेशन हो जाता है। तो रोबोटिक का एडवांटेज इन 3 लोगों में ज़्यादा है। जी डॉक्टर साहब, जैसे एक ये जो जैसे आपने बताया कि लेप्रोस्कोपिक इज़ बेटर, तो कितने समय में पेशेंट इसमें खड़ा हो जाता है और अपने काम पे जा सकता है और साइकोलॉजिकली वो साउंड, क्योंकि ऑपरेशन के बाद लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। देखिए, लेप्रोस्कोपिक हम लोग यूज़ करते हैं डोनर की किडनी निकालने में। जी। डोनर एक मेडिकल साइंस में ऐसा यूनिक ऑपरेशन है जो कि एक आदमी अपना ऑपरेशन करवा रहा है किसी और फ़ायदे के लिए। जी। ज़्यादातर लोग ऑपरेशन कराते हैं जब उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किसी को गॉल ब्लैडर की डिजीज़ है, हर्निया है, अपेंडिक्स है, तो अपना ऑपरेशन कराता है, ठीक होता है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है मेडिकल साइंस में जो कि एक आदमी ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए, नहीं दूसरे फ़ायदे के लिए जा रहा है। उससे किडनी निकल रही है जिसको दूसरे को फ़ायदा हो रहा है। तो हम लोग की पूरी कोशिश होती है कि डोनर को कोई तकलीफ़ ना हो, डोनर का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो डोनर की सर्जरी बहुत ध्यान से की जाती है और लेप्रोस्कोपी करने से ये होता है कि डोनर का छोटा सा इंसिजन होता है, दर्द कम होता है, तकलीफ़ कम होता है। लेकिन पेट के अंदर तो पूरी किडनी निकाली गई ना, पूरा मोबिलाइजेशन हुआ, तो पेशेंट को दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन ओपन ऑपरेशन के मुकाबले काफ़ी कम होती है। पेशेंट वैसे दूसरे दिन उठ के बैठ जाता है, पानी पीता है, लुक के डाइट लेता है, तीसरे दिन चलता फिरता है, चौथे दिन छुट्टी हो जाती है। लेकिन डोनर को पूरी तरह से नॉर्मल होने में 3 हफ्ते लग जाते हैं, जैसा वो ऑपरेशन के पहले था। और डोनर को एक किडनी देने से कोई नुकसान नहीं होता। उसकी जो भी ज़िंदगी 30, 40, 50 साल की है वो आराम से निकल जाती है और उसको ना कोई परहेज़ करने की ज़रूरत होती, ना कोई दवा खाने की ज़रूरत होती, क्योंकि वो एक नॉर्मल आदमी होता है। भगवान ने 2 किडनी दी है, एक किडनी निकाल करके किसी और को दी जाती है जिससे उसकी भी जान बच जाती है और डोनर की जान को खतरा नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, जिस जगह से किडनी निकली है, से लेफ़्ट से निकली, तो वो जगह खाली हो गई और उसमें कट बन गया। उस कट से उन्हें कभी देर सवेर मौसम बदलने में उसमें दर्द होता है? ये ऐसा ओपन सर्जरी में होता था कि ओपन सर्जरी में बड़ा इंसिजन होता था। यूजुअली पेशेंट को जाड़े में कुछ समय या कुछ स्पेशल मूवमेंट में दर्द होता था, लेकिन लेप्रोस्कोपिक में वहाँ पर कोई इंसिजन ही नहीं होता, इसलिए वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। जो आपने कहा, जो इस वहाँ से किडनी निकल जाती है तो जो स्पेस खाली हो जाता है जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो किडनी निकलती है वो स्पेस इमीडिएटली बॉडी जो है वो बाउल वहाँ पर चली जाती है, मोमेंटम चला जाता है, तो स्पेस अपना बंद हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी डॉक्टर साहब, जहाँ जैसे किडनी एक बार आपकी दोनों किडनी से फेल हो गई, दूसरी लग गई, तो क्या आप एक्सरसाइजेज आपको करनी है या नहीं करनी है? नहीं, किडनी एक्सरसाइज हम लोग प्रमोट करते हैं पेशेंट को, किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को 3-4 हफ्ते के बाद जब वो पूरी तरह से रिकवर हो गया है तो एक्सरसाइज करे, अपनी नॉर्मल लाइफ में जाए। पेशेंट अपने जॉब पे वापस जा सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, धीरे धीरे एक्सरसाइज करे और उसकी बॉडी, क्योंकि पेशेंट उस समय बीमार हो चुका होता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो चुका होता है, उसको डायलिसिस हो चुकी होती, तो उसकी बॉडी में काफ़ी कैटाबॉलिज्म की वजह से मसल्स और बोन कमज़ोर हो जाती है।
जब उसका ट्रांसप्लांट होता है तो धीरे धीरे पूरा रीस्टोर हो जाता है। तो पेशेंट को 3-4 हफ्ते बाद भी ये इनकरेज पेशेंट कि आप एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ, ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योगा करो, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाओ और धीरे धीरे सब काम करो। अगर आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चला के जाओ, साइकिल चलाते हो साइकिल चला के जाओ, जैसे भी आप करते हो अपनी लाइफ को जाओ। हमने आपका ट्रांसप्लांट इसलिए किया है कि आप ठीक हो जाएं और सोशली एक्टिव हो जाएं एंड यू रिज्यूम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू ब्रेड विनर जो थे आप फिर से ब्रेड विनर हो जाएं एंड यू आर बैक टू द सोसाइटी, यू बिकम ए यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये हमारा पर्पज़ होता है। ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी होता है और सोसाइटी में वापस आ जाता है। डॉक्टर साहब, एक किडनी की कितनी लाइफ आप देखिए, कोई लाइफ है इसकी या कुछ भी समय तक चल किडनी सकता की है? लाइफ डिपेंड करती है कि डोनर और रिसिपिएंट का मैच कैसा है। अगर मैच अच्छा है तो किडनी बहुत दूर तक चलती है। यूजली देखा गया है किडनी 10 साल चल जाती है, बट हमारे पास पेशेंट है जिनकी किडनी 30 साल से चल रही है, 28 साल से चल रही है और कुछ मरीजों ने तो दवा भी खाना बंद कर दिया। लेकिन हम ये किसी को भी नहीं कहेंगे कि इम्यूनोसप्रेसिव दवा ना खाए, दवा खाना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों की जिंदगी, हाँ, और कुछ लोगों की किडनी 1-2 साल में ही ख़राब हो जाती है, बट ज़्यादातर किडनी 10-12 साल चल जाती है। डॉक्टर साहब, एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि साइकोलॉजिकली, इमोशनली लोग काफ़ी हिल जाते हैं जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो उनका जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। नहीं, देखिए, मेंटल हेल्थ जब हमने देखा है कि पेशेंट ट्रांसप्लांट के बाद बहुत तेज़ी से रिकवर करता है और उसको मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती। उसको मेंटल प्रॉब्लम तब आती है जब उसकी किडनी रिजेक्ट होने लगती है और जब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज आई हैव सीन आफ्टर द ट्रांसप्लांट विद इन अ वीक पेशेंट का पूरा वेल बीइंग बदल जाता है, कॉन्फिडेंस बदल जाता है, पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी अबाउट एवरीथिंग। ओनली टाइम वी हैव सीन व्हेन ही इज़ डिप्रेस्ड, जब उसका रिजेक्शन हो जाता है, किडनी फिर से ख़राब होने लगती है और या उसको सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, वो दवा नहीं खा पाता है और अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है, तभी उसको डिप्रेशन होता है। डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट के बाद कितने रुपए की दवा उन्होंने खानी है सारी ज़िंदगी? देखिए, मनी ट्रांसप्लांट वैल्यू में कहें तो ट्रांसप्लांट के पहले महीने करीब 15-20 हज़ार रुपये की दवा लगती है। दूसरे तीसरे महीने भी करीब 15 हज़ार के आसपास खर्च होती है। तीसरे से 6 महीने के बीच में वो 10 हज़ार के करीब आ जाती है। 1 साल के बाद पेशेंट्स को डिपेंडिंग ऑन कौन सी दवा ले रहा है 2,000 से 5,000 रुपये का खर्चा आता है और 3-4 साल के बाद 1-2 हज़ार रुपये पर मंथ का खर्चा आता है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है किडनी बॉडी एक्सेप्ट करती चली जाती है, उसकी काफ़ी दवाइयाँ कम हो जाती हैं और दवाइयों का खर्चा कम हो जाता है। लेकिन खानी जरूर है ज़िंदगी। इम्यूनोसप्रेशन छोड़ना नहीं है। इम्यूनोसप्रेशन इज़ लाइफ लाइन। अगर इम्यूनोसप्रेशन छोड़ दिया तो रिजेक्शन तुरंत वापस आ जाएगा। तो किसी को भी हम एडवाइस नहीं करते कि आप इम्यूनोसप्रेशन छोड़ दें। इम्यूनोसप्रेशन थोड़ा कम किया जा सकता है, कुछ दवाइयाँ बदली जा सकती हैं, कुछ सस्ती दवाइयाँ में चेंज किया जा सकता है, लेकिन इम्यूनोसप्रेशन बंद नहीं किया जा सकता है। जेनरिक में जा सकते हैं डॉक्टर साहब? जेनरिक में हम लोग प्रमोट करते हैं पेशेंट को कि आप जेनरिक लें जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। जी डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है कि एक सीनियर 75 इयर्स ओल्ड व्यक्ति ने पूछा कि मेरी इतनी एज है, क्या मैं अपनी किडनी डोनेट कर सकता हूँ? हाँ, किस एज तक के लोग डोनेट कर सकते हैं? एज जो है एक नंबर है जी। कई लोग जो होते हैं 75 इयर्स में भी काफ़ी हेल्दी होते हैं जी। हमने अब तक कई लोगों की किडनी ली है जो 79 ईयर के हैं, 78 ईयर्स, 77 ईयर्स, 75 ईयर्स। अभी रिसेंटली 78 ईयर ग्रैंड मदर ने अपनी किडनी दी जी। और जो 79 ईयर के हरियाणा के थे, वो फार्मर थे, 10 किलोमीटर रोज चलते थे, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल थे जी। और वो एकदम सीधे खड़े होते थे। उन्होंने अपनी किडनी अपने पोते को दी। तो नंबर है, कई लोग 50 साल में ही कई बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, तो वो नहीं दे सकते। तो एज नंबर है। अगर 75 साल का आदमी स्वस्थ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी दोनों किडनीज ठीक हैं, हार्ट ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, तो वो अपनी किडनी दे सकता है। इसलिए हम लोग डोनर के काफ़ी एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब डोनर सही पाया जाता है और उसको कोई बीमारी नहीं होती तो उसकी किडनी ली जा सकती है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये है कि कितनी बार ट्रांसप्लांट
किया जा सकता है एक पेशेंट में? हाँ, नहीं देखिए, मैंने खुद अब तक 4 लोगों के 3 बार ट्रांसप्लांट किए हैं। तो जैसे एक पेशेंट्स हैं जिनका कि ट्रांसप्लांट पहली बार हमारे टीचर ने 78 में किया, तो फिर 95 में मैंने किया, फिर 2012 में मैंने किया। इस तरह कई पेशेंट हैं जिनके मैंने अलग अलग उसमें टाइम फ्रेम में हुए हैं। अब 30-35 साल उनके इस तरह निकल गए। जी। मिनेसोटा में 2-3 पेशेंट ऐसे हैं जिनका 5 बार ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो मैक्सिमम ट्रांसप्लांटेशन टिल नाउ इन वर्ल्ड इज़ 5 टाइम्स, बट मैंने खुद 3-4 लोगों का 3 बार ट्रांसप्लांट कर लिया है। जी डॉक्टर साहब, एक लोगों के मन में हमेशा ये प्रश्न आता है कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है तो मैं फिजिकली अपने परिवार के लिए सेक्सुअली फिट हूँ या नहीं हूँ? नहीं देखिए, ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सेक्सुअल फंक्शन और रिप्रोडक्टिव फंक्शन वापस आ जाता है। जी। डायलिसिस पे ये दोनों फंक्शन सप्रेस्ड रहते हैं। ओके। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि ट्रांसप्लांट के बाद दे वेर वेरी हेल्दी, उनके बच्चे हुए, चाहे वो फादर हुए। हमारे पास कई लेडीज़ हैं जिनके एक नहीं 2-2 बच्चे ट्रांसप्लांट के बाद हुए, जी। उनको 2 साल बाद, 5 साल बाद। और कई हैं जो फादर हुए, उनका सेक्सुअल फंक्शन ठीक हो गया। ट्रांसप्लांट के बाद आदमी नियर नॉर्मल हो जाता है। बस उसको अपनी दवा खानी है और खाने पीने में सफाई रखनी है, घर का बना साफ़ सुथरा खाना खाना है और साफ़ पानी पीना है, और ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ समय पर खानी है। उसके अलावा पूरी तरह से नॉर्मल है, चल सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, पूरा काम कर सकता है और पूरी तरह से हेल्दी होता है। और उसको खाने में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का रिस्ट्रिक्शन होगा। घर का बना कुछ भी खा सकता है, जितना पानी पीना चाहे पी सकता है, उस पर ये सब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कोई पानी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं, कोई और रेस्ट्रिक्शन नहीं। नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, कई लोग ना बेपरवाह हो जाते हैं, उनको लगता है हम शराब पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, क्या इसका कुछ फ़र्क पड़ता है? देखिए, सिगरेट बहुत ख़राब चीज़ है। वो पूरे बॉडी में हर आर्गन को ख़राब करती है। जी। चाहे वो दिल है, और जो लोग क्रॉनिक स्मोकर होते हैं उनका सेक्सुअल फंक्शन भी ख़त्म हो जाता है, उनको हार्ट अटैक हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनको कई तरह के कैंसर हो जाते हैं। जी। तो सिगरेट तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करूँगा कि कभी भी सिगरेट पिए। जी। अल्कोहल भी अच्छी चीज़ नहीं है, बट सोशल ड्रिंकिंग आप कर सकते हैं 1-2 पैक। इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे कभी भी तो आपको नुकसान करेगा। अगर आप रोज़ अल्कोहल ले रहे हैं तो धीरे धीरे आपका लीवर ख़राब होगा। अल्कोहल किडनी को ख़राब नहीं करता है, लीवर को ख़राब करता है। और लीवर जब ख़राब होता है तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और लीवर ट्रांसप्लांट की सक्सेस जो है किडनी ट्रांसप्लांट से ज़्यादा है, क्योंकि लीवर जो है लेस इम्यूनोजेनिक आर्गन है, किडनी बहुत ही ज़्यादा इम्यूनोजेनिक आर्गन है। तो किडनी में ज़्यादा रिजेक्शन होते हैं, लीवर में कम रिजेक्शन होते हैं। इसलिए अल्कोहल जो है केवल सोशल ड्रिंकिंग के लिए ही रखना चाहिए, रोज़ अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। और सोशल ड्रिंकिंग में भी आप 1-2 पैक से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप अल्कोहल अवॉइड करें तो अच्छी बात है। कोई अल्कोहल बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, स्वास्थ्य के लिए कोई वो लाभदायक चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहब, जो हॉस्पिटल्स हैं, क्या वो ये पूछते हैं पेशेंट से कि आपको लेप्रोस्कोपिक प्रोसेस चाहिए या आपको रोबोटिक चाहिए या सिंपल करें? नहीं, जब हम लोगों के पास पेशेंट आता है तो हम लोग उनको बुकलेट देते हैं, उनको सब चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, उनको सारे ऑप्शंस देते हैं और उनको बताते हैं। जी। उसको बताने के बाद पेशेंट के समझ में आता है, और जो वो ऑप्ट करता है अपने फाइनेंसेस के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उसका वो इलाज किया जाता है। हम लोग हर तरह का ऑपरेशन करते हैं, ओपन ऑपरेशन करते हैं, लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करते हैं, रोबोटिक ऑपरेशन करते हैं, एंडोस्कोपिक ऑपरेशन करते हैं। जिसको जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। सबसे सस्ता कौन सा है डॉक्टर साहब? ये सबसे सस्ता तो ओपन ऑपरेशन है जी। बट ओपन ऑपरेशन में दर्द भी होती है, तकलीफ भी होती है, बड़ा इंसिजन भी लगता है। जी डॉक्टर साहब। और ओपन ऑपरेशन करना सबसे आसान भी है। आसान है। तो डॉक्टर साहब, एक बात और कि जैसे देश में लगातार किडनी के पेशेंट सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या जो आर्टिफिशियल किडनी है उसके लिए आपके पास क्या लेटेस्ट रिपोर्ट है, कब तक आएगी? नहीं देखिए, किडनी का जो बीमारी बढ़ रही है उसका कारण ये है मोस्ट प्रोबेबली कि अब किडनी की बीमारियां पिकअप हो जा रही हैं। जब हम मेडिकल स्कूल में थे तो केवल ब्लड यूरिया टेस्ट होता था और सीरम क्रिएटिनिन बड़े बड़े अस्पतालों में होता था। जी। अभी सीरम क्रिएटिनिन हर छोटे शहर में, हर छोटे डायग्नोस्टिक सेंटर में हो रहा है। तो पहले ये टेस्ट होते ही नहीं थे, तो लोगों को बीमारी पकड़ में नहीं आती, जब पकड़ में आती थी तो पानी सिर के ऊपर से निकल चुका होता था। जी जी। इसलिए इसका
और अब डॉक्टर्स भी ज़्यादा हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर भी ज़्यादा हैं, अस्पताल भी ज़्यादा हैं, एजुकेशन भी ज़्यादा है, लिटरेसी भी बढ़ी है, तो इसकी वजह से पिकअप रेट इसका बढ़ गया है। वैसे बीमारी जितनी पहले होती थी उतनी अभी भी हो रही है। आर्टिफिशियल किडनी में काफ़ी रिसर्च हो रहा है जी। ऐसा माना जा रहा है कि 5 साल 8 साल में आर्टिफिशियल किडनी अवेलेबल हो जाएगी और फिर लोगों को किडनी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल किडनी भी ऑपरेट करके लगा दी जाएगी और उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा और उससे जो यूरिन फिल्टर होगी वो ब्लैडर में आती जाएगी। लेकिन अभी प्रेजेंटली जो रिसर्च हुआ है वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल है, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। बट फ्लोरिडा में और कैलिफोर्निया में इस पर काफ़ी रिसर्च हो रहा है और ऐसी उम्मीद है कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे और 5 साल में 10 साल में आर्टिफिशियल किडनी आ जाएगी। जी। और डॉक्टर साहब कुछ आप बताना चाहेंगे लेप्रोस्कोपिक क्यों अच्छा है महिलाओं के लिए? एक लास्ट क्वेश्चन मेरा। भाई लेप्रोस्कोपिक देखिए, कोई भी आदमी चाहे कोई भी हो, चाहे महिला हो आदमी हो कोई भी हो, कोई भी आदमी डिसफिगर्ड नहीं होना चाहता है, कोई भी आदमी दर्द नहीं लेना चाहता है, कोई भी आदमी अपना बड़ा पेट नहीं कटवाना चाहता है। जब भी किसी का पेट ज़्यादा कटेगा, ज़्यादा तकलीफ़ होगी, दर्द होंगे, ज़्यादा टाँके लगेंगे और ओपन ऑपरेशन में रिट्रैक्शन करते हैं हम, उससे भी लोगों को दर्द होता है क्योंकि मसल पुल होती है। लेप्रोस्कोपी में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कुछ छोटे छोटे पोर्ट होते हैं जिससे सारा ऑपरेशन हो जाता है। रिकन्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर में कोई भी इंसिजन नहीं होता है। एब्लेटिव सर्जरी में थोड़ा इंसिजन होता है जहाँ से किडनी निकाली जाती है। तो लेप्रोस्कोपी से फ़ायदा ये है कि दर्द कम होता है, तकलीफ़ कम होती है, दर्द की दवा कम लेनी पड़ती है, डिसफिगरमेंट नहीं होता है, कॉस्मेटिकली बेटर होता है, छोटा सा इंसिजन होता है और वो भी ऐसी जगह प्लेस्ड होता है जो कि यूजुअल कपड़े पहनने में नहीं दिखाई देता है। इसलिए लेप्रोस्कोपी काफ़ी पॉपुलर है और ये उसके फ़ायदे हैं। कि इससे कोई डिसफिगर हो गया है और वो एक पब्लिक से फिगर है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? क्योंकि लोग डराते हैं कि आप अगर कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आपके लिए अच्छा नहीं हुआ। नहीं, देखिए जो किडनी के ऑपरेशन है इसमें डिसफिगरमेंट कुछ नहीं होता है क्योंकि जो सारे ऑपरेशन पेट में होते हैं। बट जैसे किसी का फेस का ऑपरेशन है या ब्रेस्ट का ऑपरेशन है उसमें थोड़ा बहुत डिसफिगरमेंट होता है। बट आजकल प्लास्टिक और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है और वो डिसफिगरमेंट को काफ़ी छुपा सकती है। और कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? नहीं, हम दर्शकों को यही बताना चाहेंगे जब आपकी कोई तकलीफ़ हो तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें और इंटरनेट से पढ़ाई ना करें क्योंकि इंटरनेट से पढ़ करके लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और आधे बीमार पड़ जाते हैं। तो डॉक्टरों के पास आएँ, उनसे बात करें और अपना इलाज ठीक तरीके से कराएं। जी, थैंक यू। थैंक यू। मित्रों, ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनंत कुमार और आपने देखा कि कितने सहृदय हैं। आपके जितने प्रश्न थे अभी जो हमें इंटरनेट से मिले वो सब हमने करीबन इनसे पूछ लिया है और इनका यही एडवाइस है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। केवल समय रहते आप अपने अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपको समय पे सार-वार देखभाल मिल सके और ट्रांसप्लांट अगर होता है आपका तो फिर आप एक अच्छी ज़िंदगी, स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।